आज 3 से 4 दिन के बाद हम लोग का लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहली चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर कंटिन्यू की थी नहीं, और नहीं की थी तो गलत बात है, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत की जाए। एसके सिंह है, दिव्यांशी जी हैं, गौरव है, विभा है, सोनी है, सिवेक है, कल्पना है, पूजा, आरोही है, रागिनी है, अंजलि, हरिओम है, कार्तिक, जूली, अजीत, आरती, सालू, तरुण, आरती, अभा, अंजलि, व्यासी, बबीता, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्लास की शुरुआत की जाए। याद है आप लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, और प्रतिशत में भी हम लोग वृद्धि और कमी तक पहुंचे थे। जैसा कि मैंने परसेंटेज पढ़ाते समय आपको बताया था, जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत का उपयोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं पहले इसकी बात करते थे। ये बातें मैंने आपको 2 से 3 लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। आपको मैंने परसेंटेज के लिए कहा था कि 3 बातें मुख्यतः पढ़नी होगी। एक तो मैंने कहा था कन्वर्जन पढ़ने के लिए, जिसमें आप संख्याओं को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सके या प्रतिशत को संख्याओं में कन्वर्ट कर सके। फिर मैंने आपसे कहा था वृद्धि और कमी पढ़ना है, जहां पर हम लोग अभी मुकाम तय कर रहे थे, वृद्धि और कमी, जिसको मैं अभी डेरिवेट भी करता हूं, समझाता हूं। लास्ट में मैंने आपको तुलना की बात की थी, तुलना आपको पढ़ाना था। एप्लीकेशंस आपने देखा था कि जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं वहां तो किए ही किए जाते हैं, साथ साथ इनका अलग अलग चैप्टर्स में भी खूब सारा उपयोग होता है। जैसे लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इन अलग अलग चैप्टर्स में भी इनका उपयोग भरपूर है, आप जानते हैं इस बात को। अगर याद होगा तो हम वृद्धि और कमी पढ़ रहे थे ना, वृद्धि और कमी पढ़ रहे थे, आप लोग एक्सेप्ट करें। वृद्धि और कमी में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 2 प्रकार की वृद्धि और कमी हम लोग फोकस करेंगे। एक तो सामान्य वृद्धि, मतलब एक बार की गई वृद्धि या कमी की बात करेंगे। दूसरी, हम सतत बार की वृद्धि और कमी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर यह बात आप सबको क्लियर है तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। हम प्रतिशत वृद्धि और कमी कंटिन्यू करेंगे। प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। 2 प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इसकी वृद्धि और कमी को हमको पढ़ना है। एक तो मैंने कहा था एकल, अर्थात वन टाइम, एकल वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी। और दूसरा हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं सतत, सतत वृद्धि और कमी। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने इसके लिए आपको ऐसे बताया था कि अगर कोई संख्या आप लीजिए, उस संख्या मतलब किसी वस्तु का मूल्य समझ लीजिए, कोई वैल्यू समझ लीजिए किसी भी आर्टिकल की, उस आर्टिकल की जो प्राइस होती है वो परसेंटेज के हिसाब से हमेशा 100% या 100% कंप्लीट मान मानी जाती है। अगर हम इसमें कुछ इंक्रीज करें, कुछ वृद्धि करें या कमी करें, सामान्य रूप से मतलब एक बार अगर मान लीजिए मैंने जैसे इसमें 10% की वृद्धि करी तो यह स्वयं का 110% हो जाता था, और अगर मैंने इसमें 10% की कमी करी तो यह स्वयं का 90% हो जाता था। इसके लिए मैंने आपको सही तरह से बताया कि आप उस संख्या का जो प्रतिशत में लिया गया है उसका भिन्न कन्वर्जन करें। अगर बढ़ाना है तो बेस को उतना ही इंप्रूव कर दें, घटाना है तो बेस को ऐसे ही डिक्रीज कर दें। उस वस्तु के मूल्य से आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनी थी, आपने नोटिस किया होगा, क्या स्थिति बनी थी कि आपको बढ़ा हुआ मूल्य पता चलता था, आप ओरिजिनल प्राइस पता करते थे, घटा हुआ मूल्य पता चलता था, ओरिजिनल प्राइस पता करते थे। तो मतलब बढ़ के क्या हुए थे, घट के क्या हुए थे, उससे हम कैसे अपने आप को संबंधित कर पाते थे, यह भी टॉपिक आपने कवर किया था अभी तक की क्लास में। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यूड की बात करेंगे, सतत की बात करेंगे। तो आपकी कॉपी में होगी हेडिंग सतत वृद्धि और कमी, सतत वृद्धि और कमी। सतत वृद्धि और कमी को पहले व्यवहारिक रूप से समझिए कि है क्या। जैसे मान लीजिए, इसको समझिएगा, आप अंग्रेजी में भी नोट कर सकते हैं, कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज। आप अंग्रेजी में अगर कोई लिखना चाहे, यू कैन राइट हियर एज हेडिंग कंटिन्यूड, कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड डिक्रीज, कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब आप इसको सबसे पहले व्यवहारिक रूप समझिए, इसका उपयोग कैसे है और हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसने, हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, सपोज करिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उसने कोई एक नौकरी ज्वाइन की, उस नौकरी में उसकी कंपनी ने उसके साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि तुम्हारी सैलरी में हर साल 10% बढ़ाया करेंगे। तो अगर मान लीजिए उसने 2020 में नौकरी ज्वाइन करी तो 2022 में उसकी सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। सामान्य तौर पर जो एक व्यक्ति जो नॉर्मली मैथ्स बहुत नहीं जानता है, उसके दिमाग में नहीं आएगा कि पहले साल भी 10% बढ़ी, दूसरे साल भी 10% बढ़ी, 2 सालों में 20% की वृद्धि हो गई। ये दिमाग में हम लोग के आता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूड की बात की जा रही है, सतत की बात की जा रही है। सतत का अर्थ होता है कि वृद्धि पर वृद्धि। एक बार चीजें जो बढ़कर अपडेट हो जाती हैं, नई हो जाती हैं, फिर से अगली बार उस पर वृद्धि अप्लाई की जाती है। मतलब आपका जो वास्तविक मान होता है वो हर एक पीरियड के बाद बदलता रहता है। एक बार बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो 2 तरह की, यह कह सकते हैं 3 प्रकार की स्थिति भी आपको इसमें फेस करने को मिलेगी। मतलब दोनों बार, या हम सब ऐसे कह देंगे कि लगातार वृद्धि होगी। ध्यान समझिएगा, लगातार वृद्धि होगी केवल, जैसे कि कोई मान केवल बढ़ता रहेगा, पहले साल कुछ परसेंट, फिर कुछ परसेंट, फिर कुछ परसेंट, फिर कुछ परसेंट, इस तरह से केवल वृद्धि होगी। या हम कह सकते हैं कि लगातार कमी होगी, लगातार कमी होगी,
जैसे कि पहले कुछ परसेंट घटा, फिर कुछ परसेंट घटा, फिर कुछ परसेंट घटा, तो लगातार कमी होगी। या हम कह सकते हैं कि वृद्धि और कमी दोनों होगी, वृद्धि और कमी दोनों होगी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, वृद्धि और कमी दोनों होगी। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि जैसे पहले कुछ परसेंट बढ़ाया गया, फिर कुछ परसेंट घटाया गया, फिर कुछ परसेंट बढ़ाया गया, फिर कुछ परसेंट घटाया गया, इस प्रकार से वृद्धि कमी दोनों की बात भी हो सकती है। तो इस प्रकार की यह 3 से 4 अलग अलग प्रक्रियाएं आप फेस करेंगे सतत में कि हर बार चीजें बढ़ेंगी, हर बार चीजें घटेंगी, एक बार बढ़ेगा दूसरी बार घटेगा, मतलब इस प्रकार की सिचुएशन आप फेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि सिचुएशन क्या है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिसका वर्तमान मूल्य या आप कह सकते हैं वर्तमान मान, सपोज करिए कि पी है, वर्तमान मान उसका क्या है, पी है। उस मान में अगर मैंने कहा कि पहले x प्रतिशत की फिर y प्रतिशत की, पहले x प्रतिशत की वृद्धि होती है, फिर y प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब वृद्धि की अभी मैं केवल बात कर रहा हूं। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य अगर अभी वर्तमान में p है, उसके मूल्य में लगातार x% और y% की वृद्धि होती है, तो उसका जो नया मूल्य होगा या हम कह सकते हैं उसका जो नया मान आएगा वह क्या होगा, वो हो जाएगा p इंटू 100 प्लस, पहले लिख दूं मैं x अपान 100, फिर मैं लिख दूं इंटू 100 प्लस y अपान 100। इस प्रकार से हम चीजों को नए तरह से अपडेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु का मूल्य, जैसे मान लीजिए मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताया कि अगर वर्तमान में किसी भी वैल्यू, किसी वस्तु का मूल्य p है या प्रेजेंट में कुछ है, अगर मान लीजिए उसमें पहले x% का इंक्रीज होगा, फिर y% का इंक्रीज होगा, तो उसका जो नया मान होगा वह p इंटू 100 प्लस x अपान 100 इंटू 100 प्लस y अपान 100 हो जाएगा नया मान। अगर यहीं पर कमी हुई होती, मान लीजिए पहले x% की फिर y% की, अगर यह कमी होती उसका जो नया मान यहां से बनकर आता घट करके, अभी देखिए घट रहा है तो एरो हमने डाउन कर दिया, तो नया मान देखिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई डिवाइड बाई इसके लिए भी 100 और इसके लिए भी 100। इस तरह से हम उसका घटा हुआ मान पता कर सकते थे, नया मान अगर पता कर सकते थे। अब अगर इसी प्रक्रिया को जैसे 100 पर हम लेकर चल रहे हैं, इसी प्रक्रिया को अगर हम लोग सामान्य तौर पर लेकर चले और हम नेट वृद्धि या कमी को पता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को यहाँ पर लगातार वृद्धि के लिए मैं आपसे डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लगातार वृद्धि के लिए। लगातार वृद्धि के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से चीजों को शुरू करूंगा। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य सबसे पहले 10% बढ़ा, 10% की वृद्धि हुई, किसी वस्तु के मान में सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, 10% और 10% की 2 बार वृद्धि हुई, तो उसके मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% फिर 10% बढ़ा, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। अब आपको ध्यान से समझना है, जैसे मैंने कहा उस वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 10% की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिकतर लोग हमें 21% बता रहे हैं। सामान्य तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा था, इस तरह की बातें जब आती है तो दिमाग में ही कॉन्सेप्ट आता है कि 10% हुआ 10% हुआ तो 20% होगा। नहीं, यह क्रमिक वृद्धि है, यह क्रमिक कमी है। यहाँ पर चीजें सतत रूप से अपडेट होती है, जो अपडेटेड वैल्यू उस पर फिर से चीजें अप्लाई की जाती है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे यहाँ पर चीजों को बैलेंस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल फार्मूला बताऊं। रूल फार्मूले की बात कीजिए, अगर जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा, दोनों की तरफ हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो नेट मतलब कुल, नेट प्रतिशत इंक्रीज मतलब वृद्धि, नेट प्रतिशत इंक्रीज अर्थात वृद्धि बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यह फार्मूला होता है एक जो अप्लाई किया जाता है कुल वृद्धि प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए। जैसे ही किसी वस्तु के मूल्य में 10%, 20% जो भी लगातार वृद्धि की जाए, हम अगर 2 की बात है, 2 बार चीजों को बढ़ाया गया है, उस समय हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, हमसे पूछा गया कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, हमने कहा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, तो 10 होता है 20, ये शून्य दोनों कट गए, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। अब यह तो बात हुई फार्मूले की, बट मैंने जैसे आपसे सजेस्ट किया था, आपको बताया भी था कि हम लोग लेस फार्मूले या मिनिमम फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो इसलिए हमें कोई फार्मूले का उपयोग नहीं करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग भिन्न का उपयोग किए हैं, उसी भिन्न के उपयोग से ही सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश आपको करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा प्रयास करूंगा कि उसी ही प्रयोग से हम लोग यहाँ पर चीजों को हल करें। जैसे मैंने कहा था वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मैं जानना चाह रहा था कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। तो नेट प्रतिशत वृद्धि अगर हमको पता करना है, नेट प्रतिशत वृद्धि अगर हमें पता करना है, हम इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। 10% मतलब 1/10, इसका भी मतलब 1/10। आप ध्यान से समझिएगा, आपने पहली चीज तो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान, यहाँ पर वर्तमान मूल्य है, यहाँ पर बाद का मूल्य है। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान है बाद है। जैसे 10 में 1 इंक्रीज हुआ
और यह मूल्य आपका 11 हो गया। 10 में 1 बढ़कर क्या हो जाएगा 11। फिर मैं लिखूंगा 10 में 1 बढ़कर, फिर से देखिए 1 बढ़ रहा है, 10 में 1 बढ़कर 11। 10 गुणे 10 होता है 100, 11 गुणे 11 होता है 121। आप अगर जैसे यहाँ पर 100 मिल जाए आप लोग को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम परसेंट में बनाएंगे। जैसे 100 से अगर कोई चीज बढ़कर आती है सामने, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि मानी जाती है। तो सीधा सीधा 21 बढ़ रहा है तो देख करके हम लोग कह सकते हैं 21% की वृद्धि हुई है। नहीं अगर 100 होता तो हम यहाँ पर वृद्धि लेते और उसका प्रतिशत करने की कोशिश करते। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कुछ अन्य मूल्य आया होता तो उसके हिसाब से उसको करने की कोशिश करते। देखिए वो फार्मूला भी अच्छा है, ऐसा नहीं वो फार्मूला खराब है, लेकिन वो फार्मूला तब तक अच्छा है जब तक इस तरह के 10%, 20%, 30%, 40% दिए जाएंगे। जब वही चीज भिन्न में होगी, टिपिकल नंबर्स में होगी, तो प्रॉब्लम होगी आपको करने में। इस समय आपके लिए सबसे अथेंटिक होता है कि आप उसका भिन्न कन्वर्जन करिए और इस वृद्धि के अप्रोच को अप्लाई आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, फिर 10%, या फिर हम कहते हैं 10% बढ़ा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो बताइए उसके मूल्य में कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या हुई। कुल मतलब नेट प्रतिशत वृद्धि, नेट प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, ये आपको बताना है। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, हमें उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखी, यह बताना है आपकी जिम्मेदारी। अगर फार्मूले से करते हैं तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100, ये नियम होता। 20 10 से 30 होता, 2 शून्य कटे तो यहाँ पर 2 आता, तो 30 2 मिलकर 32% हो जाता। 32% की वृद्धि हम लोग यहाँ पर मानकर चलते। अब जैसे इसी को हम ऐसे समझे कि 20% मतलब क्या होता है 1/5, 10% मतलब क्या होता है 1/10। जनरल जो बातें हम लोग को पता है, समझिए। ये आपका जैसे पहली बात देखिए 5 में 1 बढ़कर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 से 1 बढ़कर 6 हो रहा है। 10 में 1 बढ़कर क्या हो रहा है 10 में 1 बढ़कर 11 हो रहा है। 10 में 1 बढ़कर 11 हो रहा है। अब आप समझिए जैसे आप चाहें तो 10 पचे 50 दिख रहा है, 11 छके 66 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आप ही सोचो कि कितने का इंक्रीज है 16 का। 50 में अगर 16 का है तो अब यहां से अगर जैसे हम 100 बना लिए होते तो 100 से भी हो जाता, नहीं तो 50 में कितने का इंक्रीज है 16 का, तो 16 गुणे 100, 16 गुणे 100 बटा किसमें है 50 में। 50 50 दूना 100 होता है, 16 दूना 32 होता है। 32% का इंक्रीज आपको नजर आएगा, 32% का इंक्रीज नजर आएगा। यहाँ पर एक चीज ऐसे सोच सकते थे, कभी कभी जैसे ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होंगे। अभी तो चीजें बड़ी आसान है तो इसलिए कोई समस्या उतनी नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कि 5 से 6 हुआ है, 10 से 11 हुआ है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, बगल बगल जो पॉसिबल हो काट सकते हैं। जैसे 2 3 6 कर सकते हैं, 2 पंचे 10 कर सकते हैं, तो 5 पचे 25 हो जाता, 11 3 33 हो जाता। तब भी आप कर सकते थे 24 8 33 होता है, 8 का इंक्रीज है। अब लिख देते 8 गुणे 100 बटा आप 24 25 कर देते, सॉरी 25 है, 25 चौके 100, 8 चौके 32। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है कैलकुलेशन में कभी कभी गुणे में प्रॉब्लम हो। यह रूल मैंने कहा तब तक बहुत अच्छा है जब तक कि आपको इस प्रकार के डेटा दिए जाएंगे, ठीक है। जब तक कि आपके इस प्रकार के डेटा दिए जाएंगे, अगर मान लीजिए डेटा टफ हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि रूल कैसे टफ होगा। जैसे मोनिका जी ने कहा सर रूल ही ठीक लग रहा है, आप रूल देखिएगा मोनिका जी कैसे प्रॉब्लम करेगा आपको। अब देखिए मैंने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20%, फिर 12.5 या हम लिख देते हैं 12.5% की वृद्धि हुई, 12.5 की। अब आपको जैसे रूल लगाना हो इतना इजी नहीं होगा। मैंने कहा सबसे पहले देखिए रूल समझने की कोशिश करिएगा। 20% की और 12.5% की वृद्धि अगर हो रही है, अब यहाँ पर अगर कोई रूल लगाएगा तो 20 प्लस 12.5 प्लस 20 गुणे 12.5। अभी भी अगर 12.5 की बात किया जाए थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन और भी टफ यहाँ पर डिजिट्स रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब इस समय थोड़ा सा इसको फेस करिए तो आपको खुद ही एहसास होगा कि अभी जो है प्रॉब्लम होगी। मैं आपको समझाऊं कि इस समय और हमेशा यही फ्रैक्शनल प्रोसेस बेस्ट होता है। आप इसको 1/5 करिए, इसको 1/8 करिए, आप लोगों ने पढ़ा ही ऑलरेडी। अब मैं नेट प्रतिशत, जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 12.5% बढ़ा, उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो हमने कहा पहले तो आपने 20% को 1/5 लिखा, 12.5 को 1/8 लिखा। नेट प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। लिख दो 5 से 1 बढ़कर 6 होगा, 8 में 1 बढ़कर 9 होगा, 8 में 1 बढ़कर 9 होगा। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, इधर उधर कुछ कट जाए कटेगा, हाँ 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, काट सके तो काट दिया करे जब तक पॉसिबल हो। 5 चौके 20 होता है, 9 त्रिक 27 होता है। अब आप देखिए कितने का इंक्रीज है 7 का है, कितने का है 7 का है। लिखिए 7 गुणे 100 बटा 20 कर दीजिए, 20 पंचे 100 हुआ, 7 पचे 35 हुआ। 35% की वृद्धि मानी जाएगी कुल नेट में, नेट में 35% की वृद्धि मानी जाएगी। आपने भिन्न प्रोसेस पढ़ा है, संतोष गुप्ता जी, प्रिया राजपूत, आप सभी ने अगर भिन्न प्रोसेस पढ़ा है तो आपको आई होप कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग इन्वॉल्व करिए अपने आप को, सब समझ में आएगा। अपने आप को इन्वॉल्व करिए, सब समझ में आएगा और स्पष्ट कर पाएंगे आप लोग। मैं और नंबर ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और नंबर में ले रहा हूं।
अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहले इस वस्तु के मूल्य को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया, फिर उसके मूल्य को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया। देखिए दो बार किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हुई। पहले मैंने कहा 16 सही 2/3% बढ़ाया गया, फिर 33 सही 1/3% बढ़ाया गया। अब आप फार्मूले से कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। नेट प्रतिशत वृद्धि अगर हमको पता करनी है, कोई सोचे कि हम फार्मूला लगा दे a + b + ab/100, तो प्लीज लगा के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको फिर से वही फ्रैक्शनल प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर जिसको फार्मूला इजी लग रहा है तो प्लीज फार्मूला लगाएं, लगा के मुझे उत्तर बताएं इसका। जिसको भी फार्मूला आसान लगा हो लगाएं और उत्तर बताएं तो समझ में आएगा। ठीक है, अनिरुद्ध जी, अनुज कुमार, साधना श्रीवास्तव, प्रॉब्लम फ्रैक्शनल में क्या है? आपने फ्रैक्शनल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो नहीं जानता है उसी को प्रॉब्लम होगी, जो जानता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं श्योर हूं 100%। ठीक, अभी इसको जो कर सकता है प्लीज बताएं और करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल मैं ले रहा हूं, मैं आप जो पूछना हो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई अगर इसको फार्मूले से कर सके तो करे। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फ्रैक्शनल प्रोसेस ही बेस्ट रहेगा। सपना जी, लास्ट के 5 मिनट कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर पूछिए, पूछना आपका हक है, और मेरा भी बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, कोई जल्दी से नहीं कर पाएगा फार्मूले से, मैं भिन्न के हिसाब से मैं बताने की फिर कोशिश करता हूं। प्लीज अपना अटेंशन इधर बनाएं। इसको आपने पढ़ा है 1/6 होता है, इसको आपने पढ़ा है 1/3 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आप आई होप जानते हैं। यह 1/6 होता है, यह 1/3 होता है, दोनों को आप जानते हैं। देखिए होता क्या है, आप वृद्धि पढ़े थे सामान्य तौर पर, 6 में 1 बढ़ता था 7 हो जाता था, 3 में 1 बढ़ता था 4 हो। कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जिस वस्तु का मूल्य पहले 6 था, 1 बढ़कर कितना हो गया? 7 हो गया। जिस वस्तु का मूल्य पहले 3 था, 1 बढ़कर कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप समझिए, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। काट सके तो काट दीजिए, नहीं काट सकते तो मत काटिए, आपकी मर्जी। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें आसान करना है तो हम जरूर काट देंगे, नहीं तो कोई हमें आवश्यकता नहीं काटने की। ठीक है, 3 गुणे 3 कितना होगा? 9। 7 दूना कितना होगा? 14। 9 में कितने का इंक्रीज है बताएं? 5 का। कितने का? 5। 9 5 14 होता है, बस परसेंट में कन्वर्ट करो। 5 गुणे 100 बटा आप 9 कर दीजिए। ये भैया 500 बटा 9 हो गया। 9 पचे 45, 45 5 0 9 पचे 45, 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9% की वृद्धि हो रही है इस क्वेश्चन में, इस प्रोसेस के तहत। आई होप आप सबको समझ में आया। नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर जो काट रहे हैं वो समस्या दे रहा है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कि 6 से 7 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। इतनी बातें तो अगर आपको क्लियर है तो कोई समस्या नहीं है। कोई अगर इसको 6 3 18 भी कर दे, 7 चौके 28 भी कर दे, तब भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ भी तो काट सकते हैं, 2 9 18 कर दे, 2 14 में 28 कर दे, तब भी 9 14 हो गया कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर 9 and 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब भी आप सोच सकते हैं कि 9 में कितने का इंक्रीज है? 5 का इंक्रीज है। लिखिए 5 गुणे 100 बटा 100 कर दे, 9 कर दे और सॉल्व कर दे, वही जो वहां पर आए यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और मैं नंबर लेता हूं, आप सभी लोग करने की कोशिश करो। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य पहले 14 सही 2/7% बढ़ाया गया, 14 सही 2/7% बढ़ाया गया, फिर उस वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ये देखिए, कोई अगर फार्मूले से कर ले, अभी मेथड जो आपको रूल लिखवाया गया था, तो मैं समझो कि हाँ आप कर पा रहे, उससे प्रॉब्लम होगी, इतना आसानी से उसको नहीं हल कर सकते हैं। भिन्न प्रोसेस इसलिए बेस्ट होता है कि आपके किसी भी प्रकार के डेटा को इजीली टैकल कर लेता है, इसलिए हम लोग पेपर कराते हैं कि आप भिन्न ही प्रोसेस अप्लाई करो। अब आप बताइए, अगर हम नेट वृद्धि मतलब कुल प्रतिशत वृद्धि निकालना चाहते हैं, पहली चीज प्रश्न का नेचर समझिएगा कि कहा गया कोई एक वस्तु थी जिसके मूल्य को पहले 14 सही 2/7% बढ़ाया गया, फिर उस वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यह बताना है हम लोगों को। बताइए क्या होगी? आप लिखेंगे 14 सही 2/7 को क्या लिखा जा सकता है, कमेंट करके प्लीज बताएं। और आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1/7 होता है। अब जिसने पढ़ा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं, 1/4 होता है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं कहूंगा भैया पहले 7 था मूल्य, 1 बढ़कर 8 हुआ है। 7 से क्या हुआ है? 8 हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 4 से मूल्य 1 बढ़कर क्या हुआ है? 5 हुआ है। 4 से मूल्य 1 बढ़कर 5 हुआ है। मैंने जैसे आपसे कहा था, अगर आपको लगे कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि 4 1 के 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, इतना आसानी से आपको दिख रहा होगा। 7 1 के 7 होगा, 5 दूना 10 होगा। 7 से यह मूल्य बढ़कर 10 हो गया, कितने का इंक्रीज दिख रहा है? 3 का। लिखिए 3 गुणे 100/7, 3 गुणे 100/7 300/7 होगा। 7 चौके 28, 2 0, 7 दूना 14, 6/7। ये देखिए 42 सही 6/7% की वृद्धि आपको दिख रही होगी। 42 सही 6/7 जितने लोग बता रहे हैं या लमसम जो बता रहे हैं एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, आप सभी का उत्तर करेक्ट है। 42 सही 6/7% का इंक्रीज या वृद्धि आपको नजर आएगी इस तरह के क्वेश्चंस में। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने अभी तक लगातार वृद्धि की बात की थी। अब जब लगातार हम कमी की बात करते तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए लगातार कमी होती, अब लगातार कमी के लिए अगर आप फार्मूला यूज करते तो नया फार्मूला पढ़ना पड़ता,
देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले x प्रतिशत घटा, फिर y प्रतिशत घटा, जैसे कहते हैं ना कोई वस्तु का दाम पहले x% घटाया गया, फिर y% घटाया गया, तो नेट प्रतिशत कमी मतलब कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये अगर आपको ज्ञात करना है तो फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। जो लोग फार्मूले के ऊपर परेशान थे वो फार्मूला एक नया तैयार करने के लिए रेडी हो जाए। लिख दीजिए फार्मूला क्या होगा, मैं आपको बता दूं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला एक नया तैयार करना होगा। अगर दोनों मानों में जैसे लगातार कमी हो जाए तो आपको पहले तो दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ करके आपको दोनों के गुणे को 100 से भाग देकर घटाना होगा, तब जाकर के आपको नेट प्रतिशत कमी नजर आएगी। यह आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी लोग इस फार्मूले को रेडी करिए, जो लोग फार्मूले से करना चाहते हैं, तब चल करके प्रश्नों को हल करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा, फिर उस वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई, हम कह रहे 30% घटा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा, फिर 30% घटा, उसके वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी बताएं। उसके वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी बताएं क्या होगी। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा, फिर 30% घटा, उस वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी बताइए कितने प्रतिशत की हो गई। अब जो फार्मूले से करेंगे ये तो डेटा इजी है, आराम से आप बता सकते हैं। कैसे आप लिखोगे सर, ये तो बहुत आसान है, 20 प्लस 30 माइनस कुल प्रतिशत कमी के लिए, क्योंकि डेटा इंटीजर में है तो प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रॉब्लम तब होती है जब फ्रैक्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं फ्रैक्शन के लिए एक ही फार्मूला पढ़ना है और अलग अलग स्थितियों के लिए भी एक ही फार्मूला पढ़ना है। बस नेचर के हिसाब से चीजों को अपडेट कर दीजिए। 20 गुणे 30 बटा 100, 20-30 कितना हुआ 50, 2 शून्य गए आपके, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 44% की कमी, 44% की कमी। हम इसको अगर इससे करते हैं, ठीक है, हाँ हम देखिए 20% का मतलब 1/5 आप जानते हैं, 30% का मतलब 3/10, ये होता ही होता है। अब आप देखिए जैसे वहां पर वृद्धि के लिए करते थे, तो जैसे अगर वृद्धि होता तो आपको पता है 5 में 1 बढ़कर 6 होता, कमी के लिए है तो 5 से 1 घटकर 4 होगा, 10 में 3 घटकर 7 होगा, 10 में 3 घटकर 7 होगा, 10 × 5 = 50 होगा, 7 × 4 = 28 होगा, ठीक है, 7 × 4 = 28 होता है। अब आप खुद ही कमी देख लीजिए, 50 से कितना घट रहा है, 22 घट रहा है, 50 पे 22 घट रहा है तो लिखिए 22 गुणे 100/50, 50 दूना 100, 22 दूना 44, 44% की कमी है। 44% की कमी आपको दिख रही है, यही मानी जाएगी। इस प्रश्न में 44% की कमी हुई। अब सोचिए, मैं दूसरा नंबर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य, ध्यान से देखना, 9 सही 1/11% पहले घटा। सबसे पहले किसी वस्तु का मूल्य 9 सही 1/11% घटा, फिर उस वस्तु के मूल्य में, ध्यान से सुनिएगा और बातों को समझने की कोशिश करिए और करिएगा आप सभी लोग। पहले किसी वस्तु का मूल्य 9 सही 1/11% घटा, फिर 20% घटा, फिर 20% घटा। बताइए कुल प्रतिशत कमी, जो फार्मूले से करना चाहते हैं वो लोग भी बताएं और जो फ्रैक्शन से करना चाहते हैं वो लोग भी बताएं, दोनों लोग बताएं। आप फ्रैक्शन से वही कर पाएंगे जिन्होंने शुरू में चीजें पढ़ी हैं, जो भिन्न में कन्वर्ट करना जानते हैं। और हम तो जानते हैं भाई, हम तो 1/11 तुरंत लिख देंगे। क्यों? हमने पढ़ा है इस चीज को कि 9 सही 1/11%, 1/11 होता है भिन्न में, 20% 1/5 होता है भिन्न में। ये दोनों बातें हम जानते हैं, इसलिए प्रश्न मुझे बहुत ही आसान लग रहा है और हम आराम से कर भी लेंगे। कैसे? मैं कहूंगा कि 11 से 1 घटकर 10 हो गया, 5 से 1 घटकर 4 हो गया, 11 से 1 घटकर 10 हो गया, 5 से 1 घटकर 4 हो गया। कितना बढ़िया, सोचिए 5 दूना 10 होता है, यह 11 1 के 11 ही रह गया, 4 दूना 8 हो गया। 11 में कितने की कमी हो रही? 3 की। लिख दीजिए 3 गुणे 100/11, 300/11 होगा। 11 दूना 22 हुआ, 8 0 11 77 होता है, 3/11, 27 सही 3/11% की कमी यहां पर हो जाएगी। 27 सही यहां पर 3/11% की कमी हो जाएगी। अंजलि सेंगर जी, 2 बार से ज्यादा भी होगा तब भी यही प्रोसेस वर्क करेगा, बल्कि जो फार्मूला है ना वो 2 ही बार के लिए बनाया गया है, 3 बार के लिए फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो आप इसलिए मैं फार्मूले को और भी हटवाया हूं कि अगर यह वृद्धि कमी ये 2 बार से ज्यादा भी होगी तब भी आप उसको हैंडल कर लेंगे। इस पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगी अभी तुरंत क्लास के बाद, आप उस पर वर्क करिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि हम इसका यूज आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए आप लोग रेडी निश्चिंत रहिएगा। मैं इस पे इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि इसका सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग से चला जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। एक और कर लीजिए, किसी वस्तु का मूल्य पहले 66 सही 2/3% घटा, फिर उस वस्तु के मूल्य में 50% की कमी हुई। 2 बार वस्तु के मूल्य को घटाया गया, एक बार 66 सही 2/3% घटाया गया, फिर 50% घटाया गया। मैं आपको बताऊं कि नेट प्रतिशत कमी मतलब कुल प्रतिशत कमी कितने की हुई, जो बता सकते हैं प्लीज बताएं, कुल कितने प्रतिशत की कमी इस प्रश्न में आपको नजर आई। क्या बताया गया, पढ़िए। किसी वस्तु का मूल्य बताइए, पहले 66 सही 2/3% घटा, फिर
50% घटा। आप मुझे बताएं कि अब इस प्रश्न में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। इसका अर्थ जानते हैं ना, जो जानता है भिन्न कन्वर्जन वही कर पाएगा। 2/3 होता है बिना डाउट के आप लिख सकते हैं, 1/2 होता है बिना डाउट के लिख सकते हैं। दोनों चीजें आप जस्ट अप्लाई करिए। कैसे? 3 में से 2 घटकर 1 हो गया, 3 में से 2 घटकर 1 हो गया, 2 में से 1 घटकर 1 हो गया, कोई समस्या नहीं। 3 दूना 6 हुआ, 1 1 हुआ, 6 से अगर 1 हुआ तो 5 की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई। 5 गुणे 100 बटा मैं 6 कर दूं, 5 गुणे 100 बटा मैं 6 कर दूं, 2 3 6 हुआ, 2 50 हुआ, 50 पंचे 250 बटा 3 हुआ, 3 8 24 हुआ, 1 0, 3 3 9 हुआ, 83 सही 1/3% की कुल कमी नजर आई। 83 सही 1/3% की कुल कमी नजर आई इस प्रश्न में, जो आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। 83 सही 1/3%, 83.33 भी लिख सकते हैं आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, या ऑप्शन के ऊपर पेस्ट होकर। संभवतः यह बात आप सभी को स्पष्ट तौर पे समझ में आई होगी। यह थी 2 लगातार वृद्धि लगातार कमी, 2 चीजें आपने पढ़ी। अब अगर ऐसा प्रश्न भी फेस करने को आए कि अगर हमें वृद्धि भी दिखे और कमी भी दिखे, ध्यान से लिखिएगा इसकी अगली कैटेगरी, जब वृद्धि और कमी और वृद्धि और कमी लगातार हो। लगातार हो, जब वृद्धि और कमी लगातार हो। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, हम कैसे इसको करा पाएंगे, कैसे आप लोग समझ पाएंगे। जैसे पूरी बात को सुनिए, इसके लिए भी फार्मूला होता है। अब जो फार्मूले वाले हैं फार्मूले को लिखेंगे। अब फार्मूले वाले कौन है? कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम फार्मूले वाले हैं? यस करें, नो करें। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम फार्मूले वाले हैं? भाई कमेंट के माध्यम से बताएं। हाँ बताइए, कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं फार्मूले वाले हैं? कोई है? अभी तो नहीं दिख रहे हैं आप, नहीं है, बिल्कुल नहीं रहिएगा कभी भी। हाँ लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं फार्मूले का मतलब भी। फार्मूले में लिखा जाएगा प्लस माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एक्स, फिर लिखा जाएगा प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहां रहेगा हमेशा माइनस। हमेशा माइनस क्यों रहेगा मैं आपको बता देता हूं, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको यह समझना है कि क्या समझना है, सुनिएगा सब लोग। आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए प्लस तब लगेगा जब वृद्धि होगी, प्लस तब लगेगा जब वृद्धि होगी, और माइनस तब लगेगा जब कमी होगी। अब आपको पता है एक बार वृद्धि होगी एक बार कमी होगी, तो यहां पर वो दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएंगे, और यहां पर हमेशा इसलिए नेगेटिव ही आएगा। एक बात समझिए, जैसे यहां पर प्लस रहता है नियमतः, लेकिन अगर एक बार वृद्धि होगी एक बार कमी होगी, तो जाहिर सी बात है दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव होंगे, और उस वजह से नेगेटिव होगा। समझिएगा आप सब लोग। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर या कोई क्वेश्चन आपको मिले, जैसे कहा जाए किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर उस वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हुई। पहले बात को सुनिएगा इस लाइन को, मैंने कहा किसी वस्तु के मूल्य को सबसे पहले मैंने 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। यहां पर एक शब्द लिखा जाएगा क्वेश्चन में, कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अभी तक के प्रश्नों में क्योंकि लगातार वृद्धि थी तो फाइनली भी वृद्धि होगी, लगातार कमी थी तो फाइनली भी कमी होगी, लेकिन अगर लिखा है कुल प्रतिशत परिवर्तन तो स्पष्ट है कि यहां पर हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि कुल वृद्धि होगी या कमी होगी, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे कहा गया कि 20% की वृद्धि है 10% की कमी है, मैं कैसे बता सकता हूं कि फाइनली क्या होगा? जब कर लेंगे आंसर जो आएगा उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे। अगर हम जैसे फार्मूला फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आंसर पर डिपेंडेंट होंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो मानकर चलेंगे कि वृद्धि हुई है, और आंसर अगर नेगेटिव आया तो मानकर चलेंगे कि कमी हुई है। ये बात समझिएगा। इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर श्योर नहीं करता है कि कुल क्या हुआ है, प्रतिशत वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। हो सकता है आपने जो हल किया, मान लीजिए आपके उत्तर में वृद्धि आ रही है 8% की 7% की जो भी आ रही है, अगर मान लीजिए आई पहला ही ऑप्शन लिखा रहे 8% की कमी, न्यूमेरिकली आपने सेट कर लिया कि मेरा नंबर तो सही है, बस सामने क्या लगा इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, आप वही टिक करके चले आए। तो यह गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नियमतः इस फार्मूले के हिसाब से वृद्धि है तो 20 को पॉजिटिव के साथ लिखिए, कमी है 10 को नेगेटिव के साथ लिखिए। यहां पर मैंने कहा माइनस ही लगेगा, लिखिए 20 गुणे 10 बटा आप करिए 100। 20 में से 10 निकालिए 8 हुआ, सॉरी 10 हुआ, और माइनस से 2 शून्य खत्म हुए, -2 हुआ, 8 पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए 8% की वृद्धि इस व्यवसाय में उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को होगी जो आप देख पा रहे हैं, 8% की। अब यही चीज कई सारी कंफ्यूजन को लेकर, मान लीजिए मैंने कहा यहां पर पूछा क्या गया था, कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं। ये हमसे नहीं कहा था कि कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हुई, कुल प्रतिशत कमी क्या हुई, उसने लिखा कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। वृद्धि कमी की तो बात ही नहीं किया था। वो जब लगातार वृद्धि रहेगी तो वृद्धि कहेगा, लगातार कमी रहेगी तो कमी कहेगा। जब दोनों चीजें बैलेंस करेगी तो यहाँ पर परिवर्तन की बात की जाएगी। वृद्धि कमी दोनों में से आपको डिसाइड करना है। नंबर हो सकता है 8% कमी पहला ऑप्शन लगा हो और आप टिक कर दीजिए क्योंकि आपको लगा कि 8 मेरा निकला है, और हो सकता है आप गलती से 8% कमी लगा के चले आए तो सब तरह धरा बेकार हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? इसलिए केयरफुली आप इस बात को समझिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी को अगर मुझे अपने से करना होता, मैं कहता कि 20% की वृद्धि थी और 10% की कमी थी, मुझे करना होता तो हम कैसे करते, ध्यान दीजिए।
मैं कहता कि 20% 1/5 होता है, 10% 1/10 होता है। ये जानकारी है हम लोग को। तो मैं लिखूंगा कि 5 में 1 जुड़कर, क्योंकि वृद्धि हो रही है, 6 हो गया, और 10 में 1 घटकर 9 हो गया। 10 में 1 घटकर 9 हो गया। देखिए प्रश्न बनकर आया, 5 में 1 जुड़कर 6 हुआ, 10 में 1 घटकर 9 हुआ। हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, चाहे तो काट दीजिए, फिलहाल काटने की मुझे कोई बहुत खास जरूरत नहीं दिख रही है। ये 50 हुआ, 9 छंग 54 हुआ। तो ये बताइए 50 से 54 बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो स्पष्ट हो गया कि वृद्धि हो रही है। अगर घट रहा होगा तो कमी हो जाएगी। अब वृद्धि हो रही कितने की? 4 की। 4 की वृद्धि अगर 50 पे है तो 100 पर क्या होगी? 50 दूना 100, 4 दूना 8%। 8% की वृद्धि आपको नजर आएगी। आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ऐसे सभी प्रश्नों को हल करने की अपने अंदर क्षमता रखिएगा। मैंने कहा किसी वस्तु के मूल्य को पहले 11 से ही 1/9% बढ़ाया गया। 11 से 1/9% बढ़ाया गया। फिर उस वस्तु के मूल्य को 12.5% घटाया गया। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा किसी वस्तु के मूल्य को सबसे पहले 11 से 1/9% बढ़ाया गया, फिर 12.5% घटाया गया। कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करके बताएं कि क्या हुआ है। कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है? जो लोग कर सकते हैं प्लीज स्पष्ट करें और हमें बताने की कोशिश करें कि क्या होगा। जल्दी से बताइए। कुल प्रतिशत 11 से 1/9 मतलब क्या होता है? 1/9 होता है, आपको पता है। 12.5 क्या होता है? 1/8 होता है, ये भी पता हो आपको तो बहुत अच्छी बात है। अब आप करने की कोशिश करें। जैसे मैं कहूं कि बढ़ाया गया तो 9 में से 1 बढ़कर 10 हुआ। 9 में से 1 बढ़कर 10 हुआ। घटाया गया तो 8 में से 1 घटकर 7 हुआ। 8 में से 1 घटकर 7 हुआ। कुछ कट रहा हो तो जरूर काट दें। कैसे? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 9 चौके 36 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। तो यहां पर भाई कमी हो रही है। कमी हो रही है कितने की? 1 की। लिखिए 1 गुणे 100/36। 4 9 बार होता है, 4 25 बार, 25/9 लिख दें। 25/9 मतलब 9 दूना 18, 2 सही 7/9% की कमी नजर आएगी। 2 सही 7/9% की कमी नजर आई। इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन, अभी तक डाउट, कोई समस्या, कोई शिकायत, मुझे जरूर स्पष्ट करें। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि अभी हमको चीजें स्पष्ट नहीं हुई या हमें कुछ अपडेट करना चाहिए, प्लीज आप जरूर इन्फॉर्म करें। आई होप आप सबको बातें समझ में आई हैं। और अगर समझ में आई है तो इस पर आधारित मैं आपको एक सीट छोटी सी दूंगा, कम क्वेश्चन रहेंगे, आप सभी हल करिए। आज मैं भी थोड़ा सा टायर्ड था, अभी बहुत स्थिति नहीं थी क्लास लेने की, और मैं भी बहुत बड़ी क्लास नहीं कर पाऊंगा। कल से हम लोग बहुत ही हाईली एक्टिव हो जाएंगे और कल से हम लोग बाकी के नंबर्स पर और टर्म्स पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो कल की क्लास का इंतजार करिए आप सभी लोग। सीट मैं आपको भिजवा देता हूँ, खुद की प्रैक्टिस के लिए क्लास प्रैक्टिस सीट रहेगी। कल जब मैं आऊंगा तो उसी सीट को सबसे पहले हल करवाऊंगा। एंजॉय, मतलब प्रॉपरली हर चीज को आप लोग यहाँ पर ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए, पूरे प्रोसेस को सीखते रहिए, समझते रहिए, हर चीज को पूरी तरह से आप अपने से रिलेट करिए। कल मिलते हैं हम लोग इसके टॉपिक के साथ आगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।